ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस करके बताएं। ऑनलाइन वाले बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो यस करके बताएं। लाओ कहां तक हाँ जी, लास्ट टर्न पे अपने अल्फा बीटा गामा डीके के कंसेप्ट्स हो गए थे। उसके बाद लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिए थे। अब इसमें मुझे क्वेश्चन दिए थे आप लोग करने को। हाँ लाओ, बिगनर बॉक्स 2 में 4 मुझे दे। बिगनर बॉक्स 2 है ना? अच्छा 2 हो गया क्या पूरा? थर्ड फोर्थ कहां दिया अभी? थर्ड। चलो इधर देखो, ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज ए हाफ लाइफ ऑफ टी, हाउ मच टाइम इट विल एक्टिविटी रिड्यूस टू 6.25 इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी। ये कह रहा है कि वैसे एक्टिविटी अब आएगी, लेकिन कर सकते हो आप, आपको फार्मूला तो पता ही। रिड्यूस टू बोला है ना 6.25, तो 6.25 बटे 100 इक्वल्स टू हाफ स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। बस सॉल्व करना है इसको। पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा दो नीचे। 25 25 625 25 4 100 सही है। 25 1 25 6 16 4 हाफ लाइफ हो गई ना। अब आगे करने की जरूरत नहीं है। 1/16 का मतलब 4 हाफ लाइफ, तो इसका मतलब है स्मॉल टी इक्वल्स टू 40। कौन सा वाला? 6 का बी। 1% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, 1% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू तो हो गया 1/2 की होल पावर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। अब ये क्या है कि 1/2 के फैक्टर्स नहीं बन रहे ना, लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग लेने से पहले इसका रेसिप्रोकल कर लो। लॉग लेना पड़ेगा, 2 आगे log 10 इक्वल्स टू टी बाई टी, और ये हो गया log 2। log 10 की वैल्यू 2 होती है ना, log 10 की वैल्यू 1, ये 0.3 हो जाएगी। तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2t बाई 0.3 है ना। 6.6 t के आसपास है गए। और है कोई एक्सरसाइज 1 में 64, 64 है एक्सरसाइज 1 में। हाफ लाइफ 5 ईयर्स है, तो आपसे कह रहा है कि डिसइंटीग्रेशन 10 ईयर्स। तो मुझे बताओ, टाइम दे रखा है और हाफ लाइफ है 5 साल, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी होगी? 2 हो गए ना। 2 का मतलब कितना फ्रैक्शन बचेगा? 1/4। 0.25 बच गया, तो 0.75 डी के हो गए। ठीक है ना, ये बिना फार्मूले के कर रहा हूं। हाँ जी। और है क्या कोई? नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज में अभी कहां दिया है? एक्सरसाइज 1 का 22 अभी कहां दिया आपको? एक्सरसाइज 2 में है क्या कोई? 3 में? 3 में
3 में 24, ये कह रहा है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड एटम्स इन टाइम इंटरवल T1 टू T2। तो मुझे बताइए T1 में कितने बच गए, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा T1, है ना। ये N1 मान लो, टाइम T1 पर बचे हुए N1, टाइम T2 पर बचे हुए N2, तो कितने डी के हुए, इनका डिफरेंस हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम डी के याद है ना, कल बताया था आपको, वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं अपने। तो माइनस एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा T2, पर एन नॉट कॉमन आ गया, हो गया ना। कॉपी पेन उठा के किया करो कॉपी के अंदर, अपन क्या क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ देते हैं, एक बार कोशिश तो करो। हाँ जी, और द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अगेंस्ट अल्फा डीके इज दिस, है ना। व्हाट द डीके रेट, व्हाट इज द डीके रेट फॉर एटम्स फॉर द सब्सटेंस। ये गलती से टिक हो गई, एक्टिविटी का क्वेश्चन। आर बराबर लैम्डा एन, जानते हो क्या फॉर्मूला, उससे हो जाएगा। लेकिन अब ये एक्टिविटी कराई नहीं थी मैंने अभी तो ये हाफ लाइफ ही चालू हुई है, और हो जाएगा ये, चिंता मत करो। और है क्या कोई, ये लीजिए। हाँ जी, लास्ट टर्न पे अपने हाफ लाइफ के केसेस स्टार्ट हो गए थे। इसके अंदर ये वाले फार्मूले पे कंसंट्रेट कर रहे थे। इसके अंदर मैंने आपको एप्लीकेशंस बता रहा था, मैं इसकी एप्लीकेशन दो तरीके से बता रहा था, एक तो फार्मूले से रिलेटेड और एक बिना फार्मूले के। मैंने कहा था कुछ फ्रैक्शंस बताए थे, मैंने कहा अगर ये दिख जाए आपके सामने तो आप जल्दी से भी कर सकते हो। बहुत तसल्ली की जरूरत होती है, आराम से करिए, आराम से हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो। ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्ट्स, एक्स लिखा आपने, उस लिखो कैपिटल, उस एक्स को काट के लिखो कैपिटल। एक्टिव एलिमेंट ए हैज हाफ लाइफ, ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइफ ट्वाइस ऑफ बी, twice of B, twice of B. Their number of atoms are, their number of atoms are Na and Nb, Na and Nb. After 3 half lives of A, after 3 half lives of A, their number of atoms becomes equal. Their number of atoms becomes equal. Number of atoms becomes equal. Find Na upon Nb. देखो जैसे जैसे लाइन चलती जा रही है वैसे वैसे क्वेश्चन को फॉलो करो, यही अप्रोच होती है।
क्वेश्चन कहता है हाफ लाइफ ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, ऐसे लिखेंगे ना इसको। फिर क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर 3 हाफ लाइफ ऑफ ए, यानी 3 टी ए, टी ए टी ए टी ए, 3 टी ए हो गया ना। आफ्टर 3 हाफ लाइफ ऑफ नंबर ऑफ एटम बिकम्स इक्वल। मैं कहता हूं ए के नंबर ऑफ एटम n1 है और बी के n होती है। क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़, अपने आप क्वेश्चन सेटल होता जाता है। अब कह रहा है कि इनके नंबर ऑफ एटम बराबर हो गए, तो इसका मतलब अपने को फॉर्मूला लगाना है। मुझे बताइए n की जगह क्या लिखोगे? ये n1 हो गया भाई, इसको यूं लिखोगे ना, n बराबर n नॉट, यही हुआ ना। तो यहां लिखेंगे एन ए। अब इसमें ए के जो इनिशियल नंबर एटम है एन दे रखे हैं आपको, एन ए 1/2। टाइम कितना निकला है 3t बटे हाफ लाइफ किसकी? ए की, इक्वल टू एन बी का इनिशियल नंबर 1/2। इसके लिए भी टाइम कितना गुजरा है 3ta बटे इसकी हाफ लाइफ क्या आएगी? टीबी। नहीं, ये तो कट गया टीए से टीए। क्या मैं यहाँ टीए की जगह ले सकता हूँ 2tb? जब आपने ऐसे लिखे हुए होते हैं ना, अपने आप नजर दौड़ती रहती है इधर से उधर, फटाफट फटाफट क्वेश्चन सेटल होता रहता है। ऐसे लिखा करो। अब एन ए बटा एन बी इक्वल टू 1/2। इधर मैं लिखने जा रहा हूं 3 इंटू 2tb बटे टीबी बटे 1/2 की होल पावर 3। ये टीबी से टीबी भी कट गया। अब ऊपर 6 है बेटा पावर, नीचे 3 है, तो बताइए कितना बचेगा? हाफ की पावर 3। क्या ये 1:8 हो गया? ठीक है, मेथड नंबर 2 से कर रहा हूं मैं। देखिए इधर सामने देखो आप लोग, मेथड नंबर 2। हाफ लाइफ ए की बी की डबल है। जितना टाइम 3 की ए की 3 गुजरते इनके बराबर हो गए। एटम से करा क्वेश्चन। 3 हाफ लाइफ्स ऑफ ए, आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स ऑफ ए देयर नंबर एटम बिकम्स इक्वल। तो ए की 3 हाफ लाइफ अगर गुजर गई तो इनके नंबर एटम बराबर हो गए, तो ये बराबर कर दिए नंबर एटम। अब यहां पर वो फार्मूला लगा दिया टाइम टी के एटम्स वाला, एन लिख दिया। इसका इनिशियल नंबर एन दे रखा है ना क्वेश्चन। हाफ, बीते हुए टाइम की जगह क्या लिखोगे तुम? 3t और हाफ लाइफ टी आगे ना बराबर एन बी। अब यही फार्मूला बी के लिए 1/2। इसके लिए भी टाइम वही गुजरा 3t है, लेकिन हाफ लाइफ किसकी आएगी? बी की। अब यहां टीए की जगह तुम्हें लिखना फर्स्ट इक्वेशन से 2tb। अब 3 2 जा 6 हो गया, ये हाफ की पावर 3 नीचे आ गया। अब ऊपर हाफ की पावर, भाई एक्स की पावर 6 है, नीचे एक्स की पावर 3 है, तो कितना बचेगा? ये एक्स की पावर 3 और एक्स की जगह कितना है? 1/2। ठीक है ना? ठीक है भाई। अब सुनना, समझ में आएगी? अब मैं इसको सेकंड मेथड से करा रहा हूं, मेरी बात सुनिए। अगर ए की 3, भाई ए की हाफ लाइफ बी की डबल है। अगर ए की 1 हाफ लाइफ गुजरती है तो बी की 2। तो ए की 3 हाफ लाइफ अगर गुजरती हैं, बी की 6 है या नहीं? सिंपल सा। अगर ए की 1 हाफ लाइफ गुजरती है तो बी की 2 हाफ लाइफ गुजरेंगी। अगर ए की 3 हाफ लाइफ गुजरी है तो बी की 6 हाफ लाइफ है ना। तो 3 हाफ लाइफ में कितना फ्रैक्शन बताया था कल? 1/8। तो आफ्टर 3 हाफ लाइफ ऑफ ए वो बचेगा Na/8। तो बी की कितनी हो गई? 6। तो 6 हाफ लाइफ में 64, NB/64। और मैंने आपसे कहा कि ए की 3 हाफ लाइफ के बाद दोनों के नंबर आइटम बराबर है, बराबर कर दिए। आगे नहीं? ठीक है। और देखो एक मेथड, देखिए इधर वो आपके केमिस्ट्री में सिखाते हो मेथड, एरो लगा लगा। इन दोनों में से छोटी हाफ लाइफ किसकी है? क्योंकि ए की 1 होती है तो बी की 2 हो जाती है, तो बी की छोटी हुई ना हाफ लाइफ। तो ऐसे चलाओ, ये ए ये बी की 2 हाफ लाइफ गुजारो, 1 2, कितने बचे? NB/4। 2 हाफ लाइफ में यही बचेंगे ना। इसकी 1 हाफ लाइफ आ गई, Na/2।
फिर इसकी 2 हाफ लाइफ गुजारो, 1 n/8 n/16, 16 इसकी 1 हाफ लाइफ आ गई। जैसे इसकी, सही है बात। अब वापिस इसकी 2 हाफ लाइफ गुजार दो, 1 2, कितना बचा, NB/64, 16 32 32 64, इधर इसकी 1 हाफ लाइफ आ गई, तो कितनी हो जाएगी, n/8। तो ए की 3 हाफ लाइफ होगी, 2 3, तो ए की 3 हाफ लाइफ और बी की कितनी होगी, 6 हाफ लाइफ हो गई ना, तो उसके बाद इनके नंबर एटम बराबर हो जाते, तो Na/8 बराबर NB/64। ऐसे केमिस्ट्री में सिखाते हैं, हम तो सीधे कर लेते हैं फ्रैक्शंस। भाई यही बात तो हमने डायरेक्ट कर दी ना यहाँ पे, फ्रैक्शन याद करके। समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 अलग अलग मेथड से कर दिया अपन ने क्वेश्चन। भाई ए की 1 हाफ लाइफ तो बी की 2 हाफ लाइफ, ए की 3 हाफ लाइफ तो बी की 6 हाफ लाइफ, डायरेक्ट हो गया ना ये तो। भाई फ्रैक्शंस अगर अपने को याद हो तो डायरेक्ट हो जाता है, इसीलिए कल लिखे थे साइड में, इनसे क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। फार्मूले वाला मेथड समझ में आ गया सबके, फ्रैक्शन वाले मेथड से। वो फ्रैक्शन याद होना तो बहुत आसानी से होते हैं सॉल्व, वो देखो ना 2 लाइन में हो गया, वो देखो ये फ्रैक्शन अगर याद हो अपने को तो 2 लाइन में हो गए, ये देखिए आप। और अभी डाउट पूछे थे जब मैं उससे से कर रहा था, डायरेक्ट कर रहा था ना यहाँ पे। हो गया भाई, चलो लिखो अगला क्वेश्चन। A radioactive element acts decays into stable element Y. A radioactive element X decays into stable element Y with half life 2.2 into 10 की पावर 7 years. 2.2 into 10 की पावर 7 years. In a specimen, the ratio of atoms of X to Y, found to be 1:31. 1:31. How old is the specimen? देखो ये स्पेसिमेन है, इसमें एक्स के एटम्स और वाई के एटम्स का रेशियो कितना है, 1:7, 1:31। देखो मैं कहता हूं अभी एट प्रेजेंट एक्स के एटम्स का नंबर है nx और वाई के एटम्स का नंबर है ny।
जब ये स्पेसिमेन बनाया गया होगा इनिशियली, जब शुरुआत में ये स्पेसिमेन बनाया गया होगा, जब शुरू में बनाया था अपन ने इसको, तो सारे एटम किसके थे? एक्स के। एक्स के एटम डी के होते रहे और वाई के एटम बनते रहे। आज की तारीख में टाइम टी पर एक्स के एटम्स का नंबर मैंने एन एक्स, वाई के एटम्स का नंबर एन वाई। इनका रेशियो अपने को दे रखा है 1:30। अब हमसे पूछता है कि ये टी कितना है, मतलब जब ये सारे एटम एक्स के थे तब से लेके आज तक कितना टाइम गुजरा है। बट टाइम टी इक्वल टू 0 पर सारे एटम एक्स के थे ना, तब से लेके आज तक कितना टाइम गुजर गया। ठीक है भाई, यानी स्मॉल टी पूछ रहा है। हमारे जो फार्मूले होते हैं वो केवल रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए होते हैं। तो इन दोनों एक्स और वाई में रेडियो एक्टिव कौन है? एक्स। वाई तो स्टेबल है। तो अपने को चाहिए टाइम टी पर नंबर ऑफ एटम्स। तो टाइम टी पर नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? उसमें एन होते हैं ना। तो हमने क्या मान रखा है? एन एक्स। टाइम टी की तो है। करने के बाद बचे हुए एटम्स का नंबर है, तो ये हमारे फार्मूले का हो गया एन। एन एक्स जो है हमारे फार्मूले का क्या हो गया? एन। अब हमें चाहिए टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर, जो कि एन नॉट होता है। सुनना, अभी मेरे पास 60 एटम्स हैं, मेरे फ्रेंड के पास 40 एटम्स हैं। इनिशियली ऑल एटम्स बिलोंग्स टू मी। व्हाट वाज माय इनिशियल नंबर? दोनों को ऐड करोगे ना भाई। मैं कह रहा हूं सारे एटम मेरे थे, तो आज जो मेरे फ्रेंड के एटम्स है मेरे में ऐड करोगे ना। तो आज जो वाई के एटम्स हैं, आज जो किसके थे? एक्स के। तो बताइए, अगर मैं आज के प्रेजेंट टाइम के एक्स के एटम्स और वाई के एटम्स ऐड कर लूं, तो इनिशियल नंबर ऑफ एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई यही है बस इसकी बेसिक बेसिक टेक्निकल पॉइंट बस यही है कि आपको एन नॉट लाना है और एन नॉट आज के एक्स और आज के वाई को ऐड करने से मिलेगा। बाकी तो हो गया क्वेश्चन। एन बटे एन नॉट चाहिए ना अपने को। बताओ, एन एक्स बटे एन एक्स प्लस, इधर से लाओ, एन वाई 31x हो गया ना। 31 nx हो गया ना। एक बटा 32, 5 हाफ लाइफ गुजरी हुई है, तो टी इक्वल्स टू 5t। ये लोग कोई फार्मूले की भी जरूरत नहीं। हाँ, 5 इंटू कितना हो गया? 2.2 इंटू 10⁻7। क्या ये 11 इंटू 10⁻7 ईयर्स हो गया? अब मेरी बात सुनो, ये आपके नीट में बहुत आया इस टाइप का क्वेश्चन। तीन तीन बार तो देख ही लेना, पिछले 5 साल में 3 बार आ गए। 5 साल में 3 बार आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इसमें जो रेशियो आते हैं वो कैसे आते हैं देखो। अभी आप क्या करेंगे, ये सब ठीक है, तो अब समझने के लिए थी बात है। अगर मान लो मुझसे कहे एक्स और वाई के एटम्स का रेशियो 1:3 है, तो आप ये मान के चलना एन बटे एन नॉट है 1/4। मतलब 3 को बढ़ा दो। जैसे 31 को 32 कर दिया ना, हो गया था ना 31 को 32। तो ऐसी 1:3 एन एक्स बटे एन वाई का रेशियो अगर 1:3 है, तो एन बटे एन नॉट क्या बनेगा? 1/7, 1:15, 1:31। पहचान लोगे ना। 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ। ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा हैं नीट के अंदर। जो तीनों क्वेश्चन है वो ये, रेशियो 7, 1:15। ठीक है भाई, हो जाएंगे ये। ये 1/32 मैंने 5 हाफ लाइफ के, मालूम है ना, या मैं लगाऊं फार्मूला? हो गया।
चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखिए, टू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स P एंड Q, two radioactive elements P and Q decays into stable element R. Two radioactive elements P and Q decays into stable element R with half-lives 1 minute and 2 minutes. With half-lives 1 minute and 2 minutes. Their initial number of atoms are 4 and naught. Their initial number of atoms are 4 and naught and n naught. 4 and naught and n naught. When number of atoms becomes equal, when number of atoms of P and Q becomes equal, find number of atoms of R. एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है P, एक है Q. P भी डीके होता है, R में बदलता है, Q भी डीके होता है तो R में बदलता है. इनकी हाफ लाइफ्स हैं, P की कितनी है 1 मिनट, Q की 2 मिनट. P के नंबर ऑफ एटम है 4 and naught, Q के है n naught. छोटी हाफ लाइफ किसकी है? P की जब 2 हाफ लाइफ गुजरेंगी तो Q की 1 आए. भाई जिसकी छोटी हाफ लाइफ होती है, अभी मैंने आपसे क्या कहा था, जिसकी छोटी हाफ लाइफ है उसको पहले चला दो. अभी करा था नहीं थोड़ी देर पहले. अब देखो इधर, P की हाफ लाइफ छोटी है, मैं कहता हूं 1 और ये 2 हाफ लाइफ गुजर गई. बताओ 2 हाफ लाइफ में कितना फ्रैक्शन बचता है? 1/4. यहाँ पे अंदाजे से कर दो ना, 2n naught और ये कितना बचेगा n naught. जैसे इसकी 2 हाफ लाइफ हुई, Q की 1 हाफ लाइफ आ गई. क्या इनके नंबर आइटम बराबर हैं? फिर चलाओ, 1 और 2, n0/2 n0/4. अब इसकी 1 हाफ लाइफ आ गई वापस. बोलो क्या इनके नंबर आइटम बराबर हो गए? इसका मतलब है Q की 2 हाफ लाइफ और P की 4 हाफ लाइफ के बराबर ही बात जो है ये बराबर हो जाती है. आगे ना बराबर हो गई. अब आपसे पूछ रहा है कि R के एटम बताओ. किसके एटम बताओ? R के. इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आप इसे चला रहे हो ना एरो वेरो बना के, तो छोटे की हाफ लाइफ पहले चलाया करो. छोड़ रहे बात ये हो गया. अब नंबर आइटम बराबर हो गए. अब R के एटम लाने, P के जो डी के होंगे वो, तो P का इनिशियल नंबर कितना है 4n, फाइनल कितना है n0/15/4 n0 है. यानी इनिशियल नंबर कितना है n0, n0/4 कितना हो गया ये 3/4 n0. तो टोटल नंबर कितना हुआ R का? R का टोटल नंबर कितना हुआ 15/4 n0 प्लस 3/4 n0. कितना हो गया ये
18/4 n0, क्या मैं कह सकता हूं 9/2 n0? अरे बताओ ना। जब आपको हाफ लाइफ मिली हुई हो, इनिशियल नंबर ऑफ एटम मिले हुए हो, तो इसी से कर लिया करो, जल्दी हो जाएगा। जब इनिशियल हाफ लाइफ, मतलब इनकी हाफ लाइफ गिवन हो, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो, तो आप इस तरीके से चला दें, जल्दी हो जाएगा। फार्मूले में तो मैं आपको फार्मूले से भी करके बता देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो, फार्मूला भी बता देता हूं। आपने देखा मैंने क्या किया? जिसकी छोटी हाफ लाइफ थी, किसकी थी छोटी हाफ लाइफ? पी की, उसकी चलानी चालू कर दी। उसकी जैसी 2 हाफ लाइफ हुई, इसकी 1 हाफ लाइफ आ गई। तो वहां उसके इनिशियल नंबर थे 4 n0, एक हाफ लाइफ में 2 n0, आधा आधा कर रहे हैं ना, हाफ हाफ, ये हो गया। इसका n0 था, एक हाफ लाइफ आती, कितना बना? n0/2। इसका मतलब है कि अभी इनके नंबर आइटम बराबर नहीं हुए। फिर चला इसकी हाफ लाइफ, n0/2, n0/4। इधर इसकी एक हाफ लाइफ आएगी, n0/4, नंबर आइटम बराबर हो गए। बताओ कितने मिनट के बाद इनकी हाफ लाइफ बराबर हो रही? बराबर हो रही 2 4 मिनट, या इसके 1 1 मिनट जोड़ लो ना, 1 2 3 4, 4 मिनट के बाद इनके नंबर आइटम बराबर हो रहे हैं। इसे पता चल गया ना? अब ये चीज अगर फार्मूले से सॉल्व करेंगे, तो आपको पहले वो टाइम पता करना है जब इनके नंबर ऑफ एटम बराबर हो। लगाओ फार्मूला, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पी 4 n0, लेट द टाइम इज टी, इसकी हाफ लाइफ 1, इक्वल्स टू n0 हाफ की पावर टी, इसकी हाफ लाइफ 2। इस 4 को इधर लाओ, इसको इधर भेजो, 1/2 की होल पावर टी बटे 1/2 की होल पावर t/2, इधर हो गया 1/2 का स्क्वायर, है ना? बताओ जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। 1/2 की होल पावर t/2, इधर हो गया 1/2 की होल पावर 2। तो बताओ बेस सेम तो पावर मस्ट भी सेम, तो t इक्वल्स टू 4 मिनट। इससे अब जाके पता चला है कि 4 मिनट, अभी तो खाली ये पता चला है बराबर हुए। अब 4 मिनट में पी के घटे हुए निकालना, डीके ऑफ पी, इनिशियल नंबर 4n, फाइनल नंबर आफ्टर 4 मिनट्स 1/2, या लिखोगे आप 4/1, 1/2 की होल पावर 4 16 हो गया ना, बटे 4 हो गया, n0/4 हो गया ना। ये आगे ये क्वेश्चन भाई, ये 4 n0, ये कितना होएगा बेटा? 1/16, n0/4 हो गया ना, ये 15/4। ऐसे ही डीकेड फ्रॉम क्यू, इनिशियल नंबर n0 माइनस n0, 1/2, 4/2 हो गया ना, ये 1/4 हो गया ना, ये वहां पे ये आ गया आपके पास 3/4। अब इन दोनों को जोड़ लो, आर की, ये फार्मूला मेथड है वो, समझ रहे हो बात? तो इसके अंदर किसी भी मेथड से कर दें, जो बैठ जाए ऑन द स्पॉट उसी मेथड से कर डालें, ठीक है जी। इसमें जो भी सिंपलेस्ट मेथड होगा आपको बताता जाऊंगा, आप करते रहना, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको फार्मूले में रखना, ठीक है जी। क्योंकि फार्मूला अगर आपका मजबूत है तो ये चीजें मजबूत है, अंदाजा लग जाता है एकदम, समझ गए ना? अब देखो इसमें इतना सॉल्व करने के बाद मालूम पड़ा कि 4 मिनट में बराबर हुए, जबकि उसने एक ही लाइन में बता दी। पहले आपके एआईपीएमटी होता था मेंस का ही, स्क्रीनिंग होती थी और फिर मेंस एग्जाम उसका था ये, ठीक है? ठीक है भाई।
चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, लिखिए। ये मेथड समझ में तो आ रहा है ना तुम लोगों के, समझ में तो आ रहा है ना ये? चलो लिखो अगला क्वेश्चन। Two radioactive elements, two radioactive elements, two radioactive elements have equal number of atoms. Two radioactive elements have equal number of atoms. Their decay constants. Their decay constants are 5 lambda, 5 lambda and lambda. 5 lambda and lambda. 5 lambda and lambda. Find the time after which ratio of their number of atoms becomes 1 upon E square. देखो इस क्वेश्चन में ई आया हुआ है, अपने इस रेडियो एक्टिविटी के किसी क्वेश्चन में अगर ई आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। क्या होता है वो? उस कंडीशन में जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जावे क्वेश्चन में तो फिर ये काम नहीं करेंगे, बेसिक फार्मूला लगाएंगे, n इक्वल्स टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा, ये लगाना। देखो इनिशियल नंबर तो सेम बताए इनके, डी के कांस्टेंट 5 लैम्डा, तो यहां लिखोगे 5 लैम्डा, लेट द टाइम इज टी, ये टी पता करना है अपने। अब टाइम टी में पहले वाले के बचे हुए एटम्स का नंबर है n1, सिमिलरली दूसरे वाले का n2, बताओ डी के कांस्टेंट लैम्डा और सेम टाइम टी। अब डिवाइड करो, ये तो कट गया, क्या n1 बटे n2 आपको दिया है 1/e², यही तो है n1 बटे n2, तो 1/e²। अब मुझे बताइए इसको जब आप नीचे लाओगे तो पावर प्लस हो जाएगी ना, बेस सेम तो पावर ऐड होगी, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, e की पावर माइनस लैम्डा टी प्लस 5 लैम्डा टी। अब बताइए ये 1/e² इक्वल टू 1/e की पावर 4 लैम्डा टी, क्या बेस सेम पावर मस्ट बी सेम? कंपेयर कर दो पावर, 2 इक्वल टू 4 लैम्डा, टी इक्वल टू 1/2 लैम्डा। ठीक है भाई, आगे क्या समझ में? आज हो गए। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। आफ्टर 10 days, after 10 days 20% atoms, after 10 days 20% atoms of a radioactive material decays. After 10 days 20% atoms of a radioactive material decays. Find half life.
20% डीके हुए तो बचे कितने? ये देखो, आप n बटे n नॉट की जगह 80/100 लिखोगे ना, आपको डीकेड थोड़ी लेफ्ट फ्रैक्शन चाहिए ना। 100 इज लेफ्ट हाफ, 10 दिन, और ये हाफ लाइफ, ये 0 से 0 कट गया। अब मुझे बताओ, क्या हाफ के फैक्टर बन रहे हैं? 1/2 के फैक्टर बन रहे हैं? क्या तुम्हें उन फ्रैक्शंस में से वो नजर आ रहा कोई? ये प्रॉब्लम हो गई। अब ये बिना लॉग लिए सॉल्व नहीं होगा। यहां हम बिल्कुल फंस गए, सॉल्व करना ही पड़ेगा लॉग लेके। किससे? लॉग लेके। लेकिन लॉग लेने से पहले रेसिप्रोकल करना मत भूलना। रेसिप्रोकल कर लेना। 10/8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 2 की पावर 10/t। ओके, अब लॉग लो दोनों साइड। लॉग 10/2 की पावर 3 इक्वल्स टू, क्या लॉग लेती पावर आगे जाती? कर दूंगा आगे, 10/3 t और ये लॉग 2। क्या लॉग m/n, लॉग m माइनस n, लॉग 10 माइनस 3 आगे जाएगा ना, लॉग 2 इक्वल्स टू 10/t। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, 0.3010 होती है तो 0.3 ले लो। लॉग 10, ये बेस 10 है, ध्यान रखना, लॉग बेस 10 तो 1 माइनस 3 इंटू 0.3, 3/t। तो t बराबर हो गया 3/0.1, ये तो 9 हो गया ना, 0.9। 30 डेज। सही है, और सही है। अभी जैसे मॉड्यूल में मैंने कुछ क्वेश्चन टिक कराए थे, तो एक ने पूछा था ना, ये ऐसे होता है। अगर मान लो हाफ के फैक्टर्स ना बन रहे हो तो फिर आपको लॉग ही लेना पड़ेगा। अगर हाफ के फैक्टर ना बन रहे हो तो फिर तो आपको लॉग ही लेना पड़ेगा, उसके कोई अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है जी। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपके जो लॉग लेने के क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल सिंपल आएंगे। लॉग लेने तो आते हैं ना, लॉग लेने के जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मेट वाले आएंगे, यानी आपको एंटी लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई। भाई लॉग लेने वाले क्वेश्चन आते थे एम्स में, एम्स के ही, एम्स का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है क्वेश्चन, भले वो एम्स ही क्यों ना हो। सुन रहे हो बात को? आराम से हो जाता है सॉल्व। हाँ जी, कर लोगे बिना, बिना फैक्शन वाले, मतलब लॉग लेने वाले हो जाएंगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखो। इन 1 month, in 1 month, in 1 month 10% atoms of a radioactive material decays. In 1 month 10% atoms of a radioactive material decays. 10% atoms of a radioactive material decays. Find the percentage amount decayed. Find the percentage amount decayed in 4 months. टेन परसेंट डीक्यू है तो बचे कितने? अपना फार्मूला लेफ्ट के लिए, देखो जो मैं पूछा उसका जवाब दो। 10% डीके हो गए तो बचे कितने?
तो बताइए इस फार्मूले में आप 90/100 लिखोगे ना, हाफ की पावर 1 मंथ अपॉन हाफ लाइफ टी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या 1/2 के फैक्टर बन रहे हैं? क्या करेंगी? नहीं, सुनो, हर क्वेश्चन में लॉग लेने के लिए मत भागना। देखिए इस क्वेश्चन में एक फायदा है, आपके पास एक टाइम नहीं दो दो है, एक 1 मंथ है और एक 4 मंथ। इसका फायदा उठा सकते हैं, इस बात का फायदा उठाया जा सकता है, अपन बिना लॉग के सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो इक्वेशन तैयार हो रही हो तो आप बिना लॉग के सॉल्व कर सकते हो। हर जगह लॉग से सॉल्व करना अक्लमंदी नहीं है। लॉग कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, समझ गए? अब तरीका क्या है? हो गए? ठीक है, अब इसको एज इट इज रहने दो। अब आओ, क्या बोला उसने? 4 महीने में। अब 4 महीने की इक्वेशन तैयार करेंगे। 4 महीने में बचा हुआ निकाल लें, 100 में से घटा दें, आ जाएगा ये 4/t। दो इक्वेशंस हो गए ना। अगर दो इक्वेशन बन रही हो तो आप लॉग से बच सकते हो। उसका तरीका ये है, सेकेंड इक्वेशन की जगह फर्स्ट इक्वेशन लिखो। इसकी जगह देखो 1/2 की होल पावर 1/t, इसकी जगह वो लिख दिया। अब ऐसे कैसे लिख दें? ये तो मैथमेटिकली गलत है। तो इसका तरीका यह है कि अब आप एक लार्ज ब्रैकेट इंपोज करो। अब इस ब्रैकेट की होल पावर ऐसी लगाओ कि ब्रैकेट खुले तो यही आ जाए। ये बहुत सिंपल तरीका है, बिना लॉग लिए हो जाता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस लार्ज ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दूं तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है ना, वापिस ही आ गया कि नहीं आ गया? तो सेकंड इक्वेशन की जगह फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे, लार्ज ब्रैकेट इंपोज करोगे, इसकी पावर ऐसी लगाओगे कि ब्रैकेट खुले तो वापिस यही आ जाए। पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, जानते हैं आप? अब इससे एक रास्ता मिल गया। अब इसकी जगह सीधे 9/10 लिख दो। अब बताओ कौन सा लॉग है? कुछ भी नहीं है यार। 9/4 तो ये हो गया 81 इंटू 81/10,000। अब लेफ्ट फ्रैक्शन, लेफ्ट परसेंट चाहिए। अब लेफ्ट परसेंट चाहिए, क्या इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं? 6561/10,000 इंटू 100, 65.61% बच गया। डीके कितना हुआ? 100 माइनस 65.61। क्या ये 34.39 हो गया? बिना लॉग लिए सॉल्व कर लो। अगर दो इक्वेशंस बन रही हो ना तो बिना लॉग लिए सॉल्व किया जा सकता है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, उन्होंने कहा कि 10 दिन में 20% कम हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं बोला ना। इसलिए वहां एक इक्वेशन बनी, इसलिए फंस गए वहां तो लॉग लेना ही पड़ा। लेकिन जब दो इक्वेशंस तैयार हो रही हो ना, फिर लॉग की जरूरत नहीं होती, बच के निकल सकते हैं। ठीक है भाई? अरे ठीक है, बस आपको सिर्फ इतना करना है, सेकंड इक्वेशन की जगह फर्स्ट इक्वेशन लिखना है, लार्ज ब्रैकेट इंपोज करना है। अब यहां आपकी अक्लमंदी होनी चाहिए कि पावर क्या लगाए कि वापस सेकंड इक्वेशन आ जाए। ऐसा एक क्वेश्चन आपके बिगनर बॉक्स 3 में है, खुद दिमाग लगाना उसको, ठीक है ना? लगा लोगे दिमाग? वैसे एक मेथड और भी होता है, लेकिन वो यही लगता है और कहीं काम आता नहीं, इसलिए कोई मतलब नहीं उस चीज का। एक मेथड और है, उससे भी कर सकते। केवल इसी टाइप के क्वेश्चंस में लगता है, तो अननेसेसरी उसको याद रखने से कोई समझदारी नहीं है। सॉरी बात, वो यूं होता है, देखो भाई, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक फिक्स पैटर्न पे चलती है क्योंकि नेचर ने बनाया ही ऐसा है। तो एक हाफ लाइफ में 50% बचते हैं, तो अगली हाफ लाइफ में 50 बचेंगे, है ना? तो ये खाली 50 के लिए नहीं होता, हर परसेंट के लिए होता। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं, कल भी तो बता रहा था मैं बात, वो फ्रैक्शन को आधा आधा कर रहा था जब, कल ऐसे तो एक बताया था ना आपको। अगर मान लो मैं कहता हूं इन 1 वीक 40% डीकेस, तो इसका मतलब है नेक्स्ट वीक में रिमेनिंग का 40% ही डीके होगा। यही तो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर मान लो मैं कहता हूं इनिशियली
मेरे पास 100 है, कितने हैं 100, तो एक महीने में कितने घट गए 10, तो बच कितने गए 90। अगले एक महीने में कितना घटेगा बचे हुए का 10%। ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर 1 मंथ में 10% डीके हो रहा है तो नेक्स्ट 1 मंथ में रिमेनिंग का 10% ही डीके होगा। तो कितना घटा 9, कितना बचा 81, 9 घटा दो ना। अगले एक महीने में इसका 10% ही घटेगा तो 8.1, तो बचेगा कितना 81 माइनस 8.1, 72.9। 4 मंथ 7.29, 65.6, ये बच गया। और ये सब जोड़ने पड़ते हैं, 9 3 4 3 आ गया ना। 34.39% घट गया और 65.61 बच गया। ये हमने मेथड यूज में लिए है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसका मेथड यूज में लिए? अगर एक महीने में 10% घट रहा है तो अगले एक महीने में बचेगा 10% ही घटेगा। उस मेथड से किया हमने। तो इससे कर लेना, समझ में आएगी ना बात। दो मेथड है, देख लेना जो भी बैठ। ये एक्चुअली एक्सक्लूसिवली इसी पार्ट में लगता है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दोगे इसमें, ठीक है ना। ये आग लगने दो। आवाज आ रही ना इसे? वो तो कोई वो चल रहा है, ड्रिल चल रही है, ये मॉक ड्रिल चल रही है, तो उसका फायर अलार्म बज रहा है, ठीक है ना, आप चिंता ना करें, देखें सामने। समझ में आ गया? आज हो गए। ठीक है भाई, हो जाएंगे ना सारे क्वेश्चन। देखो, अगर यही क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम्स की जगह अगर मास के लिए आता है, एम ग्राम मास है, ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट से नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इसमें? मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मुझे बताइए, एक सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए अगर उसके नंबर ऑफ एटम कम होते जाएंगे तो उसका मास भी तो कम होता जाएगा भाई, ये चीज तो कांस्टेंट है ना। तो n प्रोपोर्शनल टू m, तो उस स्पेसिमेन में उसकी मास शेयरिंग क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। तो इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में मास गिवन हो, इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ एटम ग्राम किलोग्राम ऐसे, n हटाओ m लगाओ, भाई ये कर देना। बाकी तो फार्मूले तो सब यही लगेंगे। कल मैंने जब क्वेश्चन दिए थे आपको तो ये दे दिए थे मैंने ग्राम वाले, ठीक है, कोई विशेष बात नहीं, ठीक है ना। इसको कहते हैं एक्टिव मास डीके, लिख दो इसमें, एक्टिव मास डीके। एक्टिव मास डीके का मतलब ये है कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स की जगह अगर मास गिवन हो तो आप नंबर ऑफ एटम को हटाकर मास लिख सकते हैं। ठीक है भाई।
हो जाएंगे ना ये हमारी हाफ लाइफ के अलग अलग कंसेप्ट थे, जो भी वैरायटी बन सकती है सब बता दिया आपको। अब आराम से करो नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। लाइफ और एवरेज लाइफ, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ, और इसके लिए सिंबल हम यूज में लेते हैं टाओ। मीन लाइफ और एवरेज लाइफ, देखिए अगर अपने पास एक का स्पेसिमेन है, अगर अपने पास एक रेडियो एक्टिव मटेरियल का स्पेसिमेन है, तो आप मुझे बताइए क्या उसके सारे एटम्स साइमल्टेनियसली डीके होते हैं? एक साथ डीके हो जाते हैं क्या? कोई कभी भी डीके हो सकता है। जैसे कोई 5 मिनट्स के बाद डीके हो गया तो उसका लाइफ स्पान 5 मिनट्स, कोई 5 आवर्स के बाद डीके हुआ तो उसका लाइफ स्पान 5 आवर्स। तो सिमिलरली एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के स्पेसिमेन में एटम्स की लाइफ का स्पान 0 से लेकर बीच में कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द एज ऑफ दिस स्पेसिमेन, हम एग्जैक्ट एज नहीं बता सकते, तो हम क्या करते हैं उसका एवरेज निकाल लेते। क्या निकाल लेते उसका? एवरेज। तो इसी को कहते हैं एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। तो सम ऑफ लाइव्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इन ए स्पेसिमेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द स्पेसिमेन। सही बात हो गया ना एवरेज। जैसे क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, सबकी एज अलग अलग है, एवरेज निकालना हो तो सबकी एज को ऐड करके 10 से डिवाइड कर दिया ना, हो गया एवरेज। एक बात याद रखना, मीन लाइफ एवरेज लाइफ इज नॉट एग्जैक्ट एज ऑफ ए स्पेसिमेन, इट इज जस्ट एवरेज वैल्यू। मीन लाइफ या एवरेज लाइफ किसी भी स्पेसिमेन की एग्जैक्ट एज नहीं होती। क्वेश्चन में जानबूझ के पूछते हैं बात, तो याद रखिएगा इट इज जस्ट एवरेज वैल्यू। और देखिए जिन क्वांटिटीज का एवरेज निकालते हैं तो जो एवरेज वैल्यू होती है वो उन क्वांटिटीज में से किसी से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं है। ओके, जब इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट मिलता है 1/λ। सो रिमेंबर दिस थिंग, मीन लाइफ इज रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। मीन लाइफ डीके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होती है। भले कुछ भी हो, एवरेज लाइफ या मीन लाइफ है तो एक स्पान, टाइम स्पान, एक गुजरा हुआ वक्त है या नहीं है। हम ये पता करना चाहते हैं कि इस गुजरे हुए वक्त में कितने एटम बचते हैं। तो लगा दिया हमने फार्मूला, n इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा। टाओ आपने लिख रखा हो, है तो टाइम ही, तो यहां लिख दें आप 1/λ। तो बताइए एक मीन लाइफ में क्या बचे हुए एटम्स का नंबर इनिशियल का 1/e टाइम्स? ये एग्जाम में पूछते हैं घुमा घुमा के, तुम्हारे नीट में आए हुए हैं क्वेश्चन। 1/e टाइम्स, फौरन समझ जाना, हाफ लाइफ सॉरी एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। अब देखिए 1/e होता है 0.37। क्या एक मीन लाइफ में बचे हुए एटम्स का नंबर इनिशियल का 0.37 टाइम्स? और अगर परसेंट में लोगी 37% लेफ्ट, तो सुनो एक मीन लाइफ में बचे हुए एटम्स का नंबर इनिशियल का 37%, एक हाफ लाइफ में 50%, एक मीन लाइफ में 37%, ठीक है, एंड 63% डीके। ये याद रखना। देखो 33% होता है 1/3, लेकिन ये 37 है, नियरली। ओके, हाँ तो क्या होगा? नियरली 1/3 लेफ्ट, 2/3 डीके। ऑलराइट, याद रखना हाफ लाइफ में हाफ लेफ्ट हाफ डीके, मीन लाइफ में 1/3 लेफ्ट 2/3 डीके, 1/3 लेफ्ट 2/3 डीके। 37% बचता है, 63% घटता है, ठीक है जी। जय बात। 37% डीके, 63%, 37% लेफ्ट, 63% डीके।
ठीक है जी, ये होती है मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। अब कई बार क्या होता है, हाफ लाइफ देते हैं, यूं कहते हैं मीन लाइफ बताओ, मीन लाइफ देते हैं, हाफ लाइफ बताओ। तो देखिए इधर, मुझे एक बात बताइए, क्या हम जानते हैं हाफ लाइफ इक्वल्स टू ln2 बाय लैम्डा? तो लैम्डा इक्वल्स टू ln2 बाई टी, जानते हैं ना अपन, ये उठा के यहाँ रख दो। टाउ इक्वल्स टू 1/ln2 बटा टी, टी ऊपर जाएगा ये इधर आएगा, तो टी इक्वल्स टू टाउ इंटू ln2, ये याद रखना, काम आएगा। क्या हम ये भी कह सकते हैं मीन लाइफ इंटू 0.693, हाफ लाइफ हो जाएगी, और ऐसे उल्टा करोगे ना तो टाउ इक्वल्स टू 1.440, यानी मीन लाइफ हाफ लाइफ की लगभग 1.5 गुना होती है, 1.5 टाइम्स हो गई है ना। ठीक है, तो कौन सा स्पान बड़ा है, हाफ लाइफ की मीन लाइफ? मीन लाइफ, ऑब्वियस सी बात है, मीन लाइफ सोचने वाली बात है ना। हाफ लाइफ में 50% कम हुए और मीन लाइफ में 63% कम हो गए, तो बड़ा ही होना ही है, इसमें क्या सोचना, छोड़ रहे हो बात? ये बात देखिए, आपके नीट में एक बार क्वेश्चन आया था कि आफ्टर 5 मिनट्स एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट एंड नॉट बाई, ऐसे दे रखा था। आफ्टर 5 मिनट्स मीन, आफ्टर 5 मिनट्स नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एंड नॉट बाई ई, फाइंड हाफ लाइफ, ये पूछा था उसमें। अब जिस बच्चे ने फौरन स्ट्राइक कर लिया, ये तो कहीं पढ़ा था मैंने, 1/E, ये तो हाफ लाइफ, वो मीन लाइफ है, वो फौरन समझ गए मीन लाइफ है, तो हाफ लाइफ और मीन लाइफ का रिलेशन टाउ ln2, तो ये हो गया टाउ की जगह 5 और ये ln2, और उसका आंसर भी ln2 की टर्म्स में, ये आपके मॉड्यूल में सेकंड एक्सरसाइज में देख लेना। छोड़ रहे बात, अगर ये पता हो ना तो 2-2 लाइनों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, समझ आ गई बात? लिखो लिखो लिखो, लिख लीजिए एज इट इज, जैसा लिखा है बोर्ड पर एज इट इज नोट कर लें।
हो गया? चलो एक क्वेश्चन लिखो। Find the amount of a radioactive material. Find the amount of a radioactive material left over. Find the amount of a radioactive material left over after 2 mean lives. Find the amount of a radioactive material left over after 2 mean life. Initially, it was 10 gram. Initially, it was 10 gram. Initially, gram. बताओ। भाई अपने को मालूम है ना, एक मीन लाइफ में कितना बचता है? 37%। अरे है या नहीं है? मुझे बता, एक मीन लाइफ में कितना लेफ्ट है? 37%। दूसरी मीन लाइफ में रिमेनिंग का 37%। यही तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक मीन लाइफ में 37% बचा, तो अगली मीन लाइफ में बचे हुए का 37%। तो 10 ग्राम का पहले 37% फाइंड करें। क्या ये 3.7 ग्राम हो गया? अब एक और मीन लाइफ है, तो 3.7 इंटू 37%, ये बन गया 1.369 ग्राम। ये लो 1.369 ग्राम। समझ में आएगी नहीं? अगर 3 मीन लाइफ होती तो 1.369 का फिर 37%। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना ये, तो एक फिक्स पैटर्न पे चलती है, नेचर ने बनाया ही ऐसा है। सही बात। अरे हो गया। अच्छा यही क्वेश्चन है ना, एक और तरीके से पुटअप होता है। सेम यही क्वेश्चन एक और तरीके से पुटअप होता है। ये समझ में आया? लिख लिया आपने? लिखो, इन प्रीवियस क्वेश्चन in previous question, after 2 mean lives, in the previous question, after 2 mean lives, what is the net mass of the specimen left over? In the previous question, after 2 mean lives, what is the net mass of the specimen left over? सुनो, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में बोला आफ्टर 2 मीन लाइव्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल लेफ्ट, मतलब एक का, किसी एक का। अब सुन, ये क्वेश्चन ये कहता है कि 2 मीन लाइफ के बाद नेट मास ऑफ द स्पेसिमेन। अब नेट मास ऑफ द स्पेसिमेन का क्या मतलब है? देखो, अगर यूरेनियम डीके हो रहा है तो गायब थोड़ी हो रहा है, थोरियम में बदल रहा है, और वो थोरियम उसी स्पेसिमेन का ही तो पार्ट है। भाई मेरी बात सुनो, यूरेनियम डीके हुआ, थोरियम में बदला, अब थोरियम भाग थोड़ी गया, वो तो वही है। तो क्वेश्चन ये कहता है स्पेसिमेन का नेट मास बताइए, तो स्पेसिमेन का नेट मास तो लगभग वही रहेगा। लगभग इसलिए बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली इसलिए बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत अल्फा बीटा का लॉस होगा, वो तो भाग जाएंगे ना। ये समझ आएगी बात? लेकिन जो मोस्टली मास है वो तो वही रहेगा यहाँ। ठीक है, तो लिखो इसमें, लिखो नीचे आंसर, अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम। approximately 10 gram, because approximately 10 gram because question net mass of specimen, question is asking net mass of the specimen, net mass of the specimen, which means
which means we have to find mass of all elements present in the specimen. We have to find mass of all elements present in the specimen. We have to find mass of the all elements present in the specimen. आगे बात समझ में आएगा? ये दो तरह के क्वेश्चन, लैंग्वेज एक जैसी होती है, क्वेश्चन दो तरह के, इसलिए ना क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना। नेट मास पूछा है या ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल पूछा है। अगर ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल पूछे तो 37% करना है, लेकिन अगर टोटल मास स्पेसिमेन पूछे तो वही रखना है, कोई चेंज नहीं। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखो, two radioactive species A and B. Two radioactive species A and B have equal number of atoms and not. Two radioactive species A and B have equal number of atoms and not. Their mean lives are tau and 5 tau. Tau and 5 tau. After t equals to 5 tau, find their total number of atoms. Find their total number of atoms. मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, उनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। देखो, इनमें एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है बेसिक फार्मूला लगाना है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स मुझे चाहिए, तो मैं कहता हूं इस टाइम के बाद पहले वाले के नंबर ऑफ एटम n1 है, दूसरे वाले के n2 है। अब बताइए n1, बेसिक फार्मूला लगेगा ना, ई दिख रहा है ना आपने, मैंने कहा था ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाई देने लगे तो बेसिक फार्मूला n0 e की पावर माइनस, बताओ जिसकी मीन लाइफ टाउ है उसका डी के कांस्टेंट कितना होगा? 1/टाउ। रेसिप्रोकल कर दो ना, तो डी के कांस्टेंट हो गया 1/टाउ, और टाइम कितना गुजरा? 5 टाउ, प्लस दूसरे के n0 e की पावर माइनस, बताइए λ2 कितना हो जाएगा? 1/5 टाउ हो जाएगा ना। डी के कांस्टेंट रेसिप्रोकल ऑफ मीन लाइफ, सही है, और टाइम गुजरा है 5 टाउ, n0 कॉमन, 1/e की पावर 5 हो गए प्लस 1/e, एलसीएम ले लो, e की पावर 5 1 प्लस e की पावर 4, ओके। ये तो मैंने फार्मूले से कर दिया, वरना अपन एक वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के पैटर्न से भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? बताओ, जो ये टाइम गुजरा है उसमें पहले वाले की कितनी मीन लाइफ है? पहले एक मीन लाइफ में कितना बचता है? 1/e, तो 5 मीन लाइफ में 1/e², e की पावर 5।
नहीं समझे? तो पहले वाले का बचा e की पावर 5। अब दूसरे वाले की कितनी मीन लाइफ है? एक। तो इसका कितना बचेगा? 1/e। आ गया ना? आ गया ना? सेम आ गया ना? फॉर्मूले से भी आना चाहिए। फॉर्मूला मजबूत है अपना तो ये मजबूत होती है। ठीक है भाई? एक मीन लाइफ में कितना बचता है? 1/e। जो समय गुजरा है, जो टाइम निकला है, वो 5 टाउ है। तो पहले वाले के लिए कितनी मीन लाइफ हुई? 5। एक मीन लाइफ में 1/e। दो मीन लाइफ में इनटू इसका भी 1/e। तो 5 मीन लाइफ में 1/e की पावर 5। दूसरे वाले की बात करूं तो उसकी मीन लाइफ 5 टाउ है। तो बताओ कितनी मीन लाइफ है इसमें? 1। समझ गए ना? ठीक है भाई? अरे ठीक है। ये लो भाई, ये हमारा मीन लाइफ का पार्ट है जो कि खत्म हो गया। ठीक है? नेगेटिविटी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया ना इसमें? अब अपन अगली बात करेंगे एक्टिविटी। इसका सिंबल होता है कैपिटल आर। देखो इधर देखिए सामने। अब अपन बात कर रहे हैं एक्टिविटी की। ठीक है? अपन ने स्टार्टिंग करी थी 1 लाख एटम है। 1 लाख एक साथ तो डीके नहीं होते, कुछ होते हैं। मैंने उसको नाम दिया था 1000 पर सेकंड। याद है आपको? 1000 पर सेकंड को एक और नाम दिया था मैंने, डीके रेट। डीके रेट बोली थी ना? डीके रेट बोली थी ना? उस डीके रेट का दूसरा नाम एक्टिविटी। डीके रेट को ही एक्टिविटी कहते हैं। डीके रेट इज कॉल्ड एक्टिविटी। तो आर इक्वल्स टू क्या? dn/dt होता है माइनस लैम्डा एन। माइनस हटाइए, केवल मॉड लेना है अपने को। ठीक है जी? यही है एक्टिविटी। कुल मिला के बात यह है कि dn/dt को एक नया नाम दे दिया, आर। कुछ भी नहीं है अब, नया कुछ नहीं है, सब पुराना। ठीक है? तो मुझे बताइए, क्या हम डी के रेट को बोलेंगे एक्टिविटी? द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज कॉल्ड। अब मैं बोला नहीं जाता क्या तुमसे? द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज कॉल्ड एक्टिविटी। तो एक्टिविटी का फार्मूला है आर इक्वल टू लैम्डा है। ठीक है? अब ये तो नंबर ऑफ एटम्स के साथ रिलेशन है, मुझे चाहिए टाइम के साथ रिलेशन। क्या एन की जगह लिख दूं n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी? अगर टी में 0 रख दूं, e की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो r इक्वल टू लैम्डा एन नॉट। इसको कहते हैं इनिशियल एक्टिविटी। तो बताइए लैम्डा एन नॉट की जगह आर नॉट लिख दो। क्या ये फार्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसे नंबर ऑफ एटम्स के लिए आया था? क्या डी के रेट या एक्टिविटी भी टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली कम होती है? बिल्कुल। ये इनिशियल एक्टिविटी, ये एक्सपोनेंशियल डीके होती है। ये कोई विशेष बात नहीं है, तो एक्सपेक्टेड था, होना ही था ये तो। क्योंकि हमारी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? डीके रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स। अगर बचे हुए एटम्स एक्सपोनेंशियली डीके हो रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनाने के लिए डीके रेट को भी एक्सपोनेंशियली कम होना पड़ेगा। तो सेम आनी ही थी फार्मूले। समझ आ गई बात? अब इसी के बेसिस पर आप हाफ लाइफ को भी डिफाइन कर सकते हो। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें एक्टिविटी इनिशियल की हाफ हो जाए। तो जो फार्मूले बना रहे थे अपन एन के, वो यहां बनेंगे R/R0 इक्वल्स टू 1/2 स्मॉल टी बटे कैपिटल।
यानी हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें एक्टिविटी इनिशियल की हाफ हो जाए। एक्टिविटी है डीके रेट, जैसे मान लो यह है 1000 पर सेकेंड, तो यहां क्या बन गई 500%। जैसे नंबर ऑफ एटम के आते हैं ग्राफ, सेम वैसे ही डीके रेट के आएंगे या एक्टिविटी के आएंगे। सेम वही है, हाफ लाइफ को आप एक्टिविटी से भी डिफाइन कर सकते हैं, डीके रेट से भी डिफाइन कर, सिमिलरली मीन लाइफ को भी डिफाइन किया जा सकता है। क्या मीन लाइफ के लिए हम यू कह सकते हैं वो टाइम है जिसके अंदर आर रिड्यूसेस टू 37% ऑफ इनिशियल। सही है बात। अब यहां पर एक बात आती है कि ये डीके रेट, जैसे हमने कहा 1000 एक सेकंड में डीके हुए, तो हमें कैसे पता चला 1000 डीके हो रहे हैं? हमको एक्सपेरिमेंटली कैसे मालूम पड़ा भाई 1000 एटम डीके हो रहे हैं? हमें कैसे मालूम पड़ा कि 1000 डीके हो रहे हैं? देखिए, रदरफोर्ड के असिस्टेंट थे गाइगर एंड मूलर, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, उसको कहते हैं गाइगर मूलर काउंटर। एक एपरेटस बनाया था जिसमें स्पेसिमेन को रख देते हैं, तो वो एपरेटस क्या करता है, नंबर ऑफ अल्फा नंबर ऑफ बीटा को काउंट कर लेता है। अब अगर मान लो उसने काउंट किए एक सेकंड में 1000 अल्फा, हम जानते हैं एक न्यूक्लियस एक ही अल्फा का एमिशन करता है, तो अगर इस काउंटर ने 1000 अल्फा काउंट किए, इसका मतलब 1000 न्यूक्लियस डीके हो रहे हैं। तो इसलिए यह बात ध्यान रखना, अगर कहीं क्वेश्चन में यह आ जाए नंबर ऑफ अल्फा पर सेकेंड और नंबर ऑफ बीटा पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या दे रखा है तुम्हें, एक्टिविटी। ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ अल्फा पर सेकेंड और नंबर ऑफ बीटा पर सेकेंड इफ गिवन इन क्वेश्चन, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड इट इज एक्टिविटी। डी की रेट दे रखी है। तो गाइगर मूलर काउंटर स्पेसिमेन से आने वाले अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के नंबर को काउंट कर लेता है। अगर वो काउंट कर रहा है 1000 अल्फा पर सेकेंड, इसका मतलब 1000 न्यूक्लियस डीके हो रहा है। ऐसे पता चलती है डीके रेट। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बने थे, गाइगर मूलर काउंटर, विल्सन क्लाउड चैम्बर, ऐसी चीजें बनी थी। समझ रहे हो बात? ठीक है। अब इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। डीएनए तो नंबर है, यूनिट टाइम है ना, तो इसमें आती है यूनिट डीके पर सेकेंड। क्या? डीके पर सेकेंड और डीपीएस और काउंट पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट्स होती है। ये लीजिए, ये एक्टिविटी है, ये इसकी बेसिक थ्योरी है, बाकी अपन एप्लीकेशंस लेंगे। अब तो अगली क्लास में ही हो पाएंगी एप्लीकेशंस। हाँ जी, क्वेश्चन मैं बता दूं या ढूंढ लोगे खुद ही? लाओ, बिगिनर बॉक्स 3,
बिगिनर बॉक्स 3 के अंदर आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 1। भाई मैं इस पे एक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, जो फार्मूला लिखा हुआ है उस पे बेस्ड कर लेना है तो हो जाएगा। बिगिनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 1, 4, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4। सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, 53, 47, 53, 59, 64, 69, 73, 74, 75, 76, 82, 87। ठीक है भाई। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 9, 13, क्वेश्चन नंबर 9, 13, 15, 20, 22, 26, 20। थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, 26, 27, 29, 37। ये लोड़ा कर लेना इनको। ठीक है जी। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चों देखो तुम्हारे कितने शुभचिंतक बैठे हुए हैं, मुझे याद दिला देते हैं कि ऑनलाइन वाले बच्चे आपके